बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है उसका चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की संकल्पना और इनके संगठन के स्तर के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो एनिमेलिया किंगडम था, ठीक है, उसको सबसे पहले दो कैटेगरीज में बांटा गया था, ठीक है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ थे वो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय थे और जो मेटाजोआ थे वो मल्टी सेल्युलर थे, ठीक है। ये जो दोनों ही ग्रुप थे उनमें जब इवोल्यूशन हुआ इवोल्यूशन के द्वारा इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक और कार्यात्मक इनमें परिवर्तन हुए, ठीक है। इसमें इवोल्यूशन के दौरान ये जो प्रोटोजोन्स थे वो सिंगल सेल एक कोशिकीय रहे और इनकी जो एक कोशिका थी वो ही अपने सारे जो कार्य थे इनके उसको मेंटेन करती थी। लेकिन जो मेटाजोआ थे वो उनमें फंडामेंटल चेंजेज आए, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर हुए और इनमें जो इनके ऑर्गेनाइजेशन थे उसके अलग अलग स्तर बन गए, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग देखो, इसको मैंने इस डायग्राम में देखिए, एनिमल किंगडम दो पार्ट्स में बांटा गया, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो थे उनको कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो एसेल्युलर कहते हैं और मोस्टली जो हैं वो उसको बोलते हैं कि ये यूनिसेल्युलर है। सेकेंड ब्रांच इसकी थी मेटाजोआ, ठीक है, मेटाजोआ मल्टी सेल्युलर हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है जो है प्रोटोस प्लस, अच्छा आप इस पे समझ, प्रोटोस प्लस जून, प्रोटोस प्लस जून। प्रोटोस प्लस जून। प्रोटोस मतलब फर्स्ट और जून मीन्स एनिमल, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक थे और यूनिसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर थे, ठीक है। साथ ही ये यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक थे, ठीक है। अच्छा, और साथ ही में क्या था, ये जो प्रोटोजोन्स थे उनमें जिस तरह मेटाजोन जो कि मल्टी सेल्युलर एनिमल थे उनमें हर एक काम करने के लिए जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह ये जो प्रोटोजोन्स थे उनमें आवश्यक काम करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स थे। इनके अंदर एक स्पष्ट न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। साथ ही में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, राइबोसोम, फ्लैजिला, सिलिया, सीडियोपोडिया, ये सारे जो एलिमेंट्स थे इन प्रोटोजोन्स में पाए जाते थे, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटोजोन्स में ग्रेन्यूल्स, फाइब्रिल्स और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते थे। और इसके अंदर
चूँकि ये जो प्रोटोजोअन की सेल की जो साइज़ थी वो मेटाजोअन की तुलना में लार्ज थी, ठीक है। और इनका जो साइटोप्लाज्म था उसमें साइक्लोसिस प्रोसेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेज हैं वो पूरे इनके सेल के अंदर चारों तरफ हर एक ऑर्गेनल्स तक सप्लाई होती रहती थी, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोन्स थे उनमें फंक्शनली जो कार्यात्मक जो चेंजेज हुए वो ये थे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन था एसेक्सुअल था और इसके अंदर बाइनरी फिशन होता था, द्विविखंडन, जिसके अंदर क्रोमोजोम जो थे वो रेप्लिकेट होते थे या तो माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा। और जो इनमें न्यूट्रिशन होता था वो हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी हुआ करता था, ठीक है। और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे वो सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोन्स कहलाते थे और ऐसा समझा जाता था कि आगे आने वाले जो प्रोटोजोन्स थे वो इन्हीं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और जब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होती थी तो ये प्रोटोजोन्स जो थे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट सिक्रेट कर लेते थे जिसको सिस्ट या कोट कहा जाता था। और ये जो प्रक्रिया थी वो कहलाती है एनसिस्टमेंट, ठीक है। और प्रोटोजोन्स में कुछ जो मेंबर्स थे उनकी ये टेंडेंसी थी कि वे यूनिसेल्युलर कंडीशन से मतलब एक कोशिकीय कंडीशन से मल्टी सेल्युलर जो स्टेट है उसमें अपने आप को चेंज कर लेते थे। वो कैसे करते थे? कॉलोनी का फॉर्मेशन करके वो कॉलोनी बना लेते थे जिससे उनकी मल्टी सेल्युलर स्टेट हो जाती थी, जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, ठीक है। ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटाजोआ, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब मेटाजोआ जो थे वो मल्टी सेल्युलर जो जंतु थे वो इसके अंदर रखे जाते हैं। और ये जो मेटाजोआ है इसकी 3 ब्रांचेज हैं, पैराजोआ, मीसोजोआ और यूमेटोजोआ, ठीक है। पैराजोआ जो होते हैं इसमें फाइलम पोरीफेरा आता है, ये सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। और मीसोजोआ है उसके अंदर फाइलम मीसोजोआ जिसमें सेल्युलर ग्रेड के एनिमल्स आते हैं। और यूमेटोजोआ जो है उसको फिर अगेन 2 पार्ट में रेडिएटा और बाइलेट्रिया में डिवाइड किया गया है। रेडिएटा के अंदर फाइलम जो सिलेंट्रेटा है वो आता है, ठीक है। और टीनोफोरा आता है। और बाइलेट्रिया है उसमें प्लेटीहेल्मिन्थेज जिसका ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बचे हुए जो रेस्ट जो भी एनिमल फाइलम हैं वो सब इस बाइलेट्रिया में आते हैं जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। मेटाजोआ जो होते हैं उसमें क्योंकि जो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक सीमा तक ही ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जो मेटाजोअन जीव जो होते हैं वो क्योंकि मल्टी सेल्युलर होते हैं जिसके कारण उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अब आकार बढ़ने के कारण उनमें क्या होता है कि इनके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहर के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या हो गया कि इनके शरीर का आयतन जो होता है इनकी जो सरफेस एरिया होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण से इन जीवों को एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन ये जो सारे कार्य जो कि यूनिसेल्युलर जब ये होते हैं तो शरीर की सतह से डिफ्यूजन के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन जब इनका शरीर इतना बढ़ गया है तो फिर ये डिफ्यूजन मतलब विसरण के द्वारा ये सारे काम ये पूरे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मेटाजोअन जंतुओं में ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। और क्योंकि ये जो मल्टी सेल्युलर जीव है मेटाजोअन्स उसमें हर एक कोशिका जो होती है वो हर तरह का कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन
पाया गया। ठीक है, अब क्योंकि इनका शरीर बढ़ गया तो फिर इन जंतुओं में मेटाजोन्स के अंदर इनको अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ी। अब पोषण के लिए इनमें गमन विकसित मतलब लोकोमोशन विकसित हुआ, और गमन के लिए इनमें गमनांग, ठीक है, लोकोमोशन जो था वो हाईली डेवलप्ड था इनमें। और इसके रेगुलेशन के लिए, लोकोमोशन के रेगुलेशन के लिए इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर नर्वस ऑर्गन्स जो थे और ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व हुए, विकसित हुए। और जो नर्वस सिस्टम था वो रेगुलेट करता था इंटरनल बॉडी प्रोसेस को, साथ ही उसकी हेल्प करते थे सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग। ठीक है, और ये जो संवेदी अंग होते थे वो एनवायरनमेंट से, वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करके, स्टिमुली को ग्रहण करके, और फिर उस एनिमल को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसको एडेप्टेशन उसमें लाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर मेटाजोन्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कहलाता है एलिमेंटेशन। ठीक है, वो कैसे, एक मिनट इसको आप समझो। गमन के लिए क्योंकि उसमें गमनांग, पेशियों, कंकाल, इन सब की आवश्यकता पड़ी, संवेदी अंगों की भी आवश्यकता पड़ी। और गमन में सुविधा के लिए जो पहले ये रेडिएटर मतलब अरीय सममित थे, फिर ये बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई गई, द्विपार्श्वीय सममिति इनमें पाई गई। ठीक है, जो कि हिस्सा गमन में आगे की तरफ रहता था उसमें संवेदी अंग जो थे, सेंस ऑर्गन्स थे, आगे वाले पार्ट में जमा होने शुरू हो गए, और ये घटना सिफेलाइजेशन कहलाई, मतलब शिरोभवन। ठीक है, अब भोजन प्राप्त करने के लिए इसके अंगों में परिवर्तन हुआ, उसको भोजन को पचाने, उसके एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और उस अवशोषित पदार्थ से के बाद में जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड हुआ उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अंग विकसित हुए। ये संपूर्ण क्रिया जो है वो एलिमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो सेसाइल फॉर्म थी, जो सिर्फ एक जगह पर रहती है, उनकी जो बॉडी सिमेट्री थी वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी। ठीक है, उनके अंदर हेड जो था डिस्टिंक्ट एब्सेंट होता था, डिस्टिंक्ट हेड एब्सेंट था, और जो उसके एसोसिएटेड सेंस ऑर्गन्स थे वो भी अनडेवलप्ड थे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो सेसाइल नहीं थे, जिनमें लोकोमोशन गमन पाया जाता था, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती थी। ठीक है, और इनमें दृढ़ता, इनकी बॉडी को दृढ़ता, रिजिडिटी देने के लिए और बॉडी शेप देने के लिए इनमें स्केलेटल सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, जो कि उनको स्केलेटल सिस्टम जो था उनके लोकोमोशन में भी हेल्प करता था। दो तरह का स्केलेटन इनमें पाया जाता था, एक्सोस्केलेटन स्केलेटन और एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये कैल्केरियस हो सकता था, सिलिशियस और हॉर्नी प्रोटीन इनके बने हुए हो सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मेटाजोन्स थे ये 3 लेयर्ड ट्यूब इनकी बॉडी में होती थी। जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर की लेयर होती थी वो बॉडी वॉल होती थी, साथ में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इसमें पाया जाता था, मतलब अध्यावरण। मेटाजोन्स जो थे वो कुछ तो जल में निवास करते थे और कुछ जंतुओं ने स्थल को चुना, और जब वो स्थल पे रहते थे तो उनमें वाष्पीकरण के कारण शरीर के सूखने की समस्या होती थी, जिसके कारण इन जंतुओं में इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण विकसित हुआ, जो कि इनके वाष्पीकरण को रोकने के लिए अनुकूलित था। ठीक है, साथ ही श्वसन का जो कार्य होता था, जो पहले बाहर की सतह नम होती थी, जल में रहती, वो करती थी, वो भी वाष्पीकरण से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए शरीर के अंदर श्वसन का कार्य कहाँ होने लगा, अंदर की तरफ डेवलप हो गया और रेस्पिरेशन सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, और साथ ही जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जो मेटाजोन्स होते हैं वो उत्सर्जन के अंदर अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जो स्थल पे रहने वाले मेटाजोन्स होते हैं वो यूरिक अम्ल और यूरिया
को उत्सर्जित करते हैं। और पानी में जो रहते हैं वो अंडों और शुक्राणुओं को, क्योंकि पानी बहा कर ले जाता है और उनको मिलाने में सहायक होता है, इसलिए जो जल में रहने वाले मेटाजोन्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जबकि स्थल पे रहने वाले जो मेटाजोन्स होते हैं उनके अंदर अंतःनिषेचन पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो मेटाजोन्स हैं इसमें पैराजोआ, मेसोजोआ और यूमेटोजोआ, 3 इसकी ब्रांचेज हो गई। पैराजोआ जो थे वो मल्टीसेल्युलर ही थे, लेकिन इनमें डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ का अभाव था और ऑर्गन सिस्टम भी इसके अंदर एब्सेंट थे। बॉडी जो थी डिप्लोब्लास्टिक थी, ठीक है, और पोर्स जो इसके हुआ करते थे, पोर्स और वाटर कैनाल जो थी वो कॉइनोसाइट सेल्स होती थी, उनसे बनी हुई होती थी इसकी। ठीक है, और जो वाटर करंट होता था इन पोर्स के द्वारा अंदर एंट्री करता था। इसके अंदर फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीसोजोआ, ये भी मल्टी सेल्यूलर थे और स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स होते थे। इनके अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ नहीं होते थे। बॉडी with an outer single layer of ciliated cells surrounding one or several reproductive cells. It includes phylum Mesozoa. इसमें phylum Mesozoa आता है, ठीक है, Mesozoa आता है और इनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती थी। बॉडी विद एन आउटर सिंगल लेयर होती थी जो सिलिएटेड सेल्स की बनी होती थी और वो कुछ में चारों तरफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इसमें पाई जाती थी मीसोजोआ में। नेक्स्ट आता है यूमेटोजोआ, ठीक है, ये भी मल्टी सेल्यूलर होते थे लेकिन इनमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता था। यूमेटोजोआ में माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी इनमें प्रेजेंट होती थी और ये 2 ग्रेड में रेडिएटा और बाइलेट्रिया में डिवाइड किया गया है और बेसिस ऑफ सिमिट्री, अपनी सम्मिति के आधार पर ये दोनों टाइप इसके अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। और इसके अंदर पैराजोआ और मेसोजोआ को छोड़कर सारे फाइलम इनके अलावा इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको टालने के लिए जंतुओं ने अलग अलग विभिन्न प्रकार से भोजन करने की आदतें अपनी अपनाई, अलग अलग तरह के आवास और वातावरण को इन्होंने अपनाया और जंतुओं में धीरे धीरे ये जो विविधता थी अलग अलग, उसके कारण इनमें कुछ अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन इनके बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेन इसमें है 4 सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय कोटि के संगठन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक कोटि के संगठन, 3rd ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग कोटि के संगठन, 4th है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र कोटीय संगठन। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा सबसे पहले फर्स्ट कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीव द्रव्य कोटि का संगठन। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके अंदर प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं वो इस तरह की ग्रेड को शो करते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं उनमें जीवन के लिए जो आवश्यक सभी कार्य जो होते हैं जो मेटाजोआ के जंतुओं में अंग करते हैं, ऑर्गन्स करते हैं, वो इन जंतुओं के अंदर जो इनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके द्वारा वो सारे कार्य पूरे किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय कोटि के संगठन। ठीक है, इसके अंदर स्पंज जो होते हैं, स्पंज में इस तरह का संगठन पाया जाता है। इन जीवों का शरीर मल्टी सेल्युलर होता है लेकिन और कोशिकाओं के बीच कार्य का विभाजन भी पाया जाता है, लेकिन इनमें सच्चे उत्तकों का विकास नहीं पाया जाता, ट्रू टिश्यूज इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुकोशिकीय जीवों की तरह ही पूरी बॉडी को मेंटेन रखती है, रख रखाव करती हैं। ठीक है,
और इसके अलावा ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शुरुआत सिंगल सेल से ही होती है, और जो अधिकतर ग्रुप हैं वो सिंगल सेल एनिमल से ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये जो यूनिसेल्युलर होते हैं उसमें सब किंगडम प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर तो प्रोटोजोआ, और सब किंगडम मेटाजोआ जो है उसके अंदर मल्टी सेल्युलर एनिमल्स आए, जिसमें पैराजोआ और मेटाजोआ आ गए आपके। ठीक है, जिसमें पैराजोआ में पोरीफेरा और इसके अंदर आपका सेल्युलर स्पंज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक कोटि का संगठन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार का कार्य करने वाली एक प्रकार का कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका समूह उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। और जो अरीय सममिति जो रेडियल सिमेट्री वाले सदस्य होते हैं फाइलम के, जैसे निडेरिया, ठीक, निडेरिया, ठीक है, सिलेंट्रेटा, इसमें भी निडेरिया जो होते हैं उनमें इस तरह का संगठन पाया जाता है। इनमें उत्तक तो मिलते हैं परंतु इसके अंदर सुविकसित ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, और इस तरह की जो कोटि है वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और इसमें निडेरिया, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा इसके अंदर आते हैं। और इस ग्रुप के जो यूमेटोजोआ होते हैं उनकी जो ग्रेड होती है वो रेडिएटा होती है, और जो बॉडी होती है उनकी रेडियल सिमेट्री उनमें पाई जाती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फाइलम इसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, निडेरिया आदि आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग कोटि के संगठन। इस कोटि के जो उत्तक होते हैं, उत्तक अंग कोटि का संगठन ये कहलाते हैं। और इस कोटि में वे जीव रखे जाते हैं जिनमें उत्तक और अंग तो विकसित होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का विकास नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जो जंतु हैं वो ऐसे जंतु होते हैं जिनमें प्रजनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ करके किसी और ऑर्गन सिस्टम का विकास नहीं होता है। तो इसमें पिछले इसमें ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेट्रिया में प्लेटीहेल्मिन्थीज जो कि ऑर्गन ग्रेड ऑफ सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड सिस्टम ये यहाँ दे रखा है, बाइलेट्रिया में ये, रेडिएटा में तो टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। ठीक है, और बाइलेट्रिया में जो ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र कोटीय संगठन। ठीक है, ये उच्चतर जो जंतु होते हैं बाइलेट्रिया में कुछ अंग मिलकर और किसी एक कार्य को पूर्ण करते हैं, मतलब कई अंग मिलकर एक कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे पोषण के कार्य में जो संपूर्ण आहार नाल होती है और साथ में सहायक जो ग्रंथियाँ होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, वो मिलकर डाइजेशन के काम को कंप्लीट करती हैं। तो वो पूरा क्या हो गया, डाइजेशन सिस्टम। और इसी तरह एक्सक्रीशन, श्वसन और रिप्रोडक्शन, ये सारे भी कार्य जो होते हैं कई अंगों के द्वारा मिलकर ये एक कार्य संपन्न होता है। तो ये एक पूर्ण तंत्र, पूरा एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो संगठन होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब द्विपार्श्व सममित जंतुओं में पाया जाता है, और ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो और मतलब रेडिएटा जो होती हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, और इसमें बाइलेट्रिया ग्रेड के जो जीव होते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट आप इसके कुछ डायग्राम हैं वो देखिए, ये हैं प्रोटोजोअन्स के डायग्राम। ठीक है, डाइडेनियम, पैरामीशियम, स्टेंटर, डिफ्लूजिया, ट्रिप्नोसोमा,
यूग्लिना, एमीबा, ये सब सारे हैं प्रोटोजोअन्स के डायग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट ये है मेटाजोआ, ठीक है। ये सारे मेटाजोअन्स जीव हैं, मेटाजोअन्स जो कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स इन किंगडम एनिमेलिया में आ रहे हैं। और ये बिलीव किया जाता है टू हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोजोअन्स, ये मेटाजोअन्स जो हैं प्रोटोजोअन्स से ही इवॉल्व हुए हैं, और स्पेशली कोइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोअन्स से, ठीक है, ये एनिमेलिया के सदस्य। तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है मेटाजोअन्स और प्रोटोजोअन्स की संकल्पना और इसके संगठन के स्तर, ये आपका कंप्लीट होता है नेक्स्ट अगले वीडियो में।